की जो नेतृत्व है अभी टीम मोदी, वो विरोधाभास की जीवन नहीं जीती है। वो एस तो एस, नो तो नो। तुम मित्र हो कि तुम शत्रु हो, उसमें डायरेक्ट जीवन जीना जानते हैं। नेपाल के विकास का गेटवे ही भारत है। नेपाल का पड़ोसी तिब्बत हुआ करता था साहब। नेपाल का पड़ोसी, उत्तर का पड़ोसी हमारा चाइना नहीं था, लेकिन आज हम स्वीकारते हैं कि चाइना हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया? नेपाल कहने को तो एक देश है, लेकिन विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से इसलिए भरा हुआ है क्योंकि कुछ पहाड़ी लोग हैं, कुछ भारतीय लोग हैं, जिन्हें आमतौर पर साधारण भाषा में मधेशी कहते हैं। नेपाल की पहचान बनती बिगड़ती लोकतंत्र और राजशाही के बीच में रही। कुछ वहाँ नेपाल में जब कभी भी कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत का एक ऐसा बॉर्डर है नेपाल के साथ जो ओपन है, जहां आने जाने के लिए न वीज़ा की ज़रूरत है, न किसी लिखित आदेश की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर वहां डिस्टर्बेंस होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, और भारत में अगर कुछ भी हलचल होती है तो उसका छोटा मोटा असर नेपाल पर भी पड़ता है। आज नेपाल के ही एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिनकी पहचान जो है वहाँ हिंदी भाषी के तौर पर है, जो हिंदी भाषी आंदोलनों का बड़ा हिस्सा रहे, जिन्होंने हिंदी भाषा को पहचान दिलाने के लिए नेपाल में बड़े बड़े आंदोलन किए। रमन पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास शो में। नेपाल को लेकर के भारत के लोग जी, नेपाल को लेकर के भारत के जो लोग हैं वो बहुत चिंतित कभी नहीं होते, लेकिन भारत के एक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में उनकी बड़ी चर्चा होती है। दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नेपाल में उनको लेकर के लोग क्या मानते हैं? हमारा पहला सवाल इसी से है। आपने अपने इंट्रोडक्शन के दरम्यान नेपाल के बारे में बताया। नेपाल एक छोटी सी कंट्री है, विविधताओं का राष्ट्र है। तो संयोग बस आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली में उपस्थित हूँ, आपके इस प्रख्यात चैनल के सामने उपस्थित हूँ। तो सही मायनों में कहें तो भारत सबसे पहले विविधताओं का देश है। भारत अपने आप में विविधताओं का दर्पण है। हम लोग जो नेपाल के चश्मा से देखते हैं भारत को, इसको हम लोग एक विविधताओं का दर्पण, एकता की मूर्त और लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। तो स्वाभाविक है भारत का प्रभाव न सिर्फ नेपाल पर, आज दुनिया भारत से प्रभावित हो रही है, भारत के नेतृत्व से प्रभावित हो रही है। भारत के जो प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहने में विश्वास रखते हैं, तो समय समय पर ये नेपाल भी गए हैं। और आपने सही कहा कि नेपाल भारत के बीच जो 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है, इर्द गिर्द दोनों ओर इस खुली सीमा के बीच में एक बड़ा ही एक प्राकृतिक संबंध है। अपने आप में एक धार्मिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, शैक्षिक संबंध है। कई तरह के संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से देश दो हो, लेकिन आत्मा एक ही है नेपाल भारत के लोगों का साहब। एक आत्मा के लोग हैं। भारत में कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम नेपाल के लोग भी उतना ही चोटी होते हैं। नेपाल में कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कुछ वर्षों पहले महाभूकंप आई, बहुत बड़ी विनाश हुई। जब तक नेपाल की सरकार और जब तक न्यूज़ समाचार में आया तब तक भारत की वायुसेना मदद के लिए वहाँ त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी थी। तो यह इस तरह की एक अनुनाश्रय संबंध है नेपाल भारत के बीच में। कहने को सिर्फ हम दो राष्ट्र के लोग हैं, लेकिन एक ही संस्कृति, एक ही हवा, एक ही वातावरण। तो इस तरह से नेपाल भारत के बीच एक विशेष जो रिश्तेदारी है। तो नेपाल की मित्रता या हमारी मित्रता कह लें, ये दुनिया के सभी राष्ट्र के साथ मित्रता है, हमारी सभी राष्ट्र के साथ, क्योंकि हम एक सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र हैं। परंतु भारत के साथ हमारी मित्रता नहीं है साहब। भारत के साथ नेपाल की एक रिश्तेदारी है। ये रिश्तेदारी का संबंध भारत के अलावा हमारा किसी से नहीं है। मित्रता हमारा सबसे है। भारत नेपाल के बीच एक रिश्तेदारी है। और सही मायने में कहे तो मेरे जैसा एक व्यक्ति हमेशा कहता है कि भारत हमारा पूर्वज राष्ट्र भी है।
हम भारत को अपना पूर्वज राष्ट्र मानते हैं तो स्वाभाविक है आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे काबिल प्रधान सेवक यहाँ सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं, तो इसकी फायदा नेपाल को भी प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के विकास में भारत ही एक ऐसी राष्ट्र है जो 77% से अधिक का योगदान, न कोई ऋण, कुछ भी नहीं, न कोई कर्ज, अनुदान सहयोग भारत नेपाल को मुहैया कराते आई है। तो भारत एक बड़े भाई के भूमिका में है। भारत हमेशा नेपाल का ख्याल रखती है और नेपाल भी भारत के हर सुख दुख में उपस्थित रहता है। यहीं तक नहीं साहब, अंग्रेजों के विरुद्ध जब यहाँ आंदोलन चल रहे थे तो हमारे नेपाल के लीडर अंग्रेज भगाओ आंदोलन में शामिल थे। हमारे यहाँ जब जब लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन हुई, जो प्रगति का आंदोलन हुआ, उसमें भारत का पूरा संसाथ हमें प्राप्त हुआ। तो अपने आप में एक विशेष संबंध है, ऊंची दर्जे की संबंध है और वास्तव में खुली बॉर्डर है। तो इस तरह से हम लोग नेपाल भारत में कोई अंतर नहीं है। अभी मैं नेपाल जनकपुर धाम से यहाँ आया हूँ, सही मायने में आपने कहा, न कोई वीज़ा की ज़रूरत, न कोई पासपोर्ट की ज़रूरत, एक आपका सामान्य परिचय पत्र हो। जैसे आप भी नेपाल में जाएंगे, कुछ नहीं खोजा जाएगा, बस एक आपका आधार कार्ड या कुछ भी परिचय हो। तो इस तरह के संबंध हमारे दोनों देशों के बीच में है। कहने को सिर्फ दो राष्ट्र, लेकिन हमारी आत्मा एक है। इसीलिए हमारा सवाल था आपसे कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो जिक्र हमने अभी शुरुआत में ही किया, और हम चाहते थे कि हम इसी से आपके सवालों की श्रीगणेश करें, उसका कारण भी यही था कि उनका एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में है, मोर और लेस सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके पास है। तो नेपाल या नेपाली जिनको हम कह दें कि नेपाल के जो लोग हैं वो उनको लेकर के क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मोदी जी के संबंध में वहाँ के लोगों के हृदय में आदर है साहब, वहाँ के हृदय में आदर है। और मोदी जी आज दुनिया के लीडर हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने जा रही है। तो मोदी जी तो चर्चा से परे का विषय है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे नरेंद्र मोदी का नाम अगर किसी पाकिस्तानी को आप बोल दीजिए तो पाकिस्तानी में डर आ जाता है, किसी बांग्लादेशी को बोल दीजिए तो वो चौकन्ना हो जाता है, किसी चाइनीज़ को कह दीजिए वो हैरान परेशान हो जाएगा। लेकिन नेपाल के जो लोग हैं, जो मूलतः वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास नागरिकता है, उनके मन में क्या भाव है नरेंद्र मोदी को लेकर? अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी एक स्थापित राष्ट्रवादी लीडर हैं और जो लोग वास्तव में राष्ट्रवादी लोग होंगे दुनिया के किसी कोना में अपने अधिकार, पहचान, परिचय के साथ जिनको स्नेह होगी, प्रेम होगी, तो वो निश्चित रूप से इस तरह के लीडर से स्नेह करेंगे। जहाँ तक नेपाल के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा, तो नेपाल में 2-3 तरह के लोग हैं। देखिए भाई साहब, भारत से सहयोग सबको चाहिए, भारत से सहयोग सबों को चाहिए, न सिर्फ हम मधेसी। जो हमारी वहाँ मधेश जो क्षेत्र है, वहाँ 52% पॉपुलेशन नेपाल की वहाँ रहती है, जो भारतीय मूल के नेपाली हैं। इसको सहज शब्दों में कहें तो दोज पीपुल हु आर ब्लड बाय इंडियन, बॉर्न बाय नेपालीज, इज कॉल्ड मधेसी। तो 2-3 तरह के लोग हैं। फिर उत्तर के आप उधर जाइएगा पहाड़ के क्षेत्र में, तो 5 स्टेट से हमारी बॉर्डर लगती है, बंगाल से लेके सिक्किम, ऊपर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के ऊपरी इलाका में और सिक्किम के ऊपरी इलाका में जो हमारे पहाड़ी समुदाय के लोग भी भारत से आए हैं, वह भी भारतीय हैं। यहाँ तक कि हमारे पूर्व महाराज धीराज भी भारत से ही गए हैं, सुन लिया जाए, राजस्थान से गए हैं 10-15-12 पुस्त पहले। तो वहाँ एक विडंबना है साहब, भारत सब कुछ कर दे भी, भारत हर सुख दुख में उपस्थित भी रहे। और वहाँ के कुछ ऐसे समूह हैं जो सीधे मायनों में कहें, सीधे अर्थों में तो चाइना से प्रभावित हैं साहब। तो उन लोगों को सुख सुविधा भारत से तो चाहिए, लेकिन वे लोग भारत विरोध को ही अपनी राष्ट्रीयता मानते हैं। उनकी उग्र राष्ट्रीयता जो है ना, सो भारत विरोध में छुपी हुई है। उनकी उग्र राष्ट्रीयता जो है, सो हम लोगों को लोग मधेसी कहते हैं, 2म दर्जे की नागरिक मानते हैं, जबकि हमारी उपस्थिति 52% है। तो वे लोग भारत के विरोध में हमारा भी विरोध समाहित किए हुए हैं। और टोपी वाले जो नस्लीय सिंह दरबार में बैठे हुए हैं, वहाँ सिंह दरबार में सेंट्रल सेक्रेटरिएट है काठमांडू में साहब, तो वहीं से सारी सत्ता संचालित होती है, जो अपने आप में एक नस्लीयता की प्रतीक है।
तो वो नस्ली लोग जो हैं सो भारत के साथ मधेश का तुलना करके देखते हैं, उस मधेश का तुलना करते हैं जो मधेश विगत 275 वर्षों से नेपाल के विकास में जिसकी राजस्व का योगदान 80% से अधिक रहा है साहब। लेकिन उस 80% की भागीदारी को जब हमारे विकास हेतु वे लौटाते हैं तो हमें सिर्फ 22% लौटाते हैं, 20% लौटाते हैं। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है नेपाल में, जो कि सिर्फ इसलिए कि हम भारतवंशीय हैं। भारतवंशी वो भी हैं लेकिन वो भूल चुके हैं, अपने पूर्वज को भूल चुके हैं साहब। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। और भारत विरोध को अपनी राष्ट्रीयता के प्रतीक मानते हैं। जगह जगह पर एक लाल आतंकवाद का माहौल सृजना कर रखा है साहब। वहाँ नस्लीयता है, वहाँ लाल आतंकवाद है। तो इस तरह से जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियाँ वहाँ पे हैं, एक तरह से देखें तो हम मधेसी लोग तो लड़ ही रहे हैं, हम ही लोग डिस्क्रिमिनेटेड नहीं हैं। वहाँ 30% की आबादी पहाड़ के जनजाति मूलवासियों की है, आदिवासियों की है। जिसमें आपको मैं बताऊं, यहाँ जो देखते हैं ना सेना फौज में जो हमारे नेपाल से आते हैं, उसमें राय, लिम्बू, गुरुंग, मगर, शेरपा, तमांग, उन लोगों के साथ भी वही भेदभाव है। वे लोग भी शोषण के शिकार हैं। पहाड़ के मूलवासी, आदिवासी, जनजाति और हम मधेसी समग्र रूप से एक तरह से कहे तो बास्केट में ही ले लें। चंद लोग जिनकी संख्या वहाँ 10-15% है, वे लोग आज 275 वर्षों से शासन में बैठे हैं। न सिर्फ शासन में बैठे हैं, वे लोग प्रशासन में भी बैठे हैं। और प्रशासन में इस कदर बैठे हैं कि हमारी संसाधन को भी लूटते हैं, भारत विरोध को अपनी राष्ट्रीयता के प्रतीक मानते हैं, लाल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, नस्लीयता को बढ़ावा देते हैं, हमारे क्षेत्र को कोलोनाइज्ड करके रखे हुए हैं। तो उस बीच हम संघर्ष कर रहे हैं, उस बीच हम संघर्ष कर रहे हैं। और अब तो मैं आपको बताऊं, जो शुरू में आपसे बात हुई थी कि इस मधेशवाद को या वहाँ के आदिवासी जनजाति के संघर्ष को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी के वैकल्पिक शक्ति के रूप में हमने एक नई राजनीतिक पार्टी को स्थापित किया है, श्रद्धेय राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में, जो हमारे वहाँ शुरू के आज 34 वर्षों से वो मधेशवाद के स्थापित सिपाही रहे। मैं भी उनके साथ 34 वर्षों से हो गया, रमन पांडे भी उनके साथ 34 वर्षों से हैं। 16-17 वर्ष के आयु से साहब, जब हिंदी बोलने के कारण काठमांडू के टूरी खेल में हमारी सर फटी, 6 टाँके पड़े, हमारे नेताओं की मार पिटाई हुई, तो 34 वर्ष हो गए, न तो हमने उसका भाषा स्वीकारा नेपाली, न तो उसका भेष स्वीकारा। और हमने कसम खाया कि जब तक हिंदी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष मान्यता नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस नेपाल में, इस नस्लीय शासन के बीच में रह के मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा। वो मेरा 34 वर्ष हो। खैर, इस पर आऊँ मैं। तो राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में हम लोगों ने साल भर पहले एक नई पार्टी का निर्माण किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी आंदोलन किया साहब, मधेश के लिए, पहाड़ के आदिवासी जनजातियों के लिए, थारू लोगों को सिंह दरबार वाले सिखा के कि तुम बोलो कि मधेसी नहीं हो, तो हम लोग टूट गए। हम लोगों को बहुत अधिक शहादत हो गई हमारी। तो और जबकि योगदान हमारी सबसे अधिक, तो हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला कि अब हम लोग अकेले अकेले जो लड़ेंगे, अकेले अकेले जो आंदोलन करेंगे, तो ये धूर्त लोग वहाँ के शासन में बैठे हुए हैं, वो हमें दबा देंगे। तब हम लोगों ने वो फार्मूला निकाला। हमारे राजेंद्र महतो जी, हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष जी, बुद्ध छिरिंग मुक्तांग जी लगायत के हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हम लोग संग साथ हैं। एक फार्मूला निकली कि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल एक ऐसी क्रांति करेगी इस देश में जो कि अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति होगा। अब बार बार क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए हम लोग, हमारी देश जो भी है वो एकल राष्ट्रीय राज्य है, एकल राष्ट्रीयता की देश है, एक भाषा, एक भेष, एक ही संस्कृति का बोलबाला। जबकि हमारे राष्ट्र जो है, नेपाल जो है, अपने आप में बहुल राष्ट्रीयता का राज्य है। हमारे यहाँ 134-35 भाषा बोली जाती है और एक ही भाषा को नेपाली भाषा घोषणा कर दिया, जिसको खस भाषा बोलते हैं, जिसको गोरखाली भाषा बोलते हैं। दुनिया में परिचित हो गई कि नेपाली भाषा मतलब वही भाषा, जबकि वो एक ग्रुप का, एक खास जाति का घर का मातृभाषा है। उसको चूंकि शासन में उनकी हाली मुहाली थी, तो उस भाषा को उन्होंने बना दिया राष्ट्रभाषा। एक ही भेष को परिचय करवा दिया, ऐसे टोपी पहन लिया, दौरा सलवार पहन लिया, यही है नेपाली भेष। भाई यह भी तो नेपाली भेष है। रमन पांडे आपके सामने कुर्ता पैजामा बंडी पहन के बैठा हुआ है, हमारे लोग धोती पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, लुंगी गमछा रखते हैं, ये भी तो नेपाल के लोग हैं साहब। इसको किसी ने परिचित नहीं करवाया। तो बहरहाल इस पे आइए। तो राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल 4-5 विषयों पर काम कर रही है।
हम लोगों ने देखा कि नेपाल को कमज़ोर करने में सबसे बड़ा विषय क्या है, ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो है ना, यह दोनों आयातित विषय है आज के दौर में नेपाल में। तो हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के विरुद्ध, पूर्वीय दर्शन पर आधारित होली वाइन के विरुद्ध, थोड़ा सा मैं इसका व्याख्या कर दूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की बहाली की आंदोलन हुई, लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्षता लाने की कहीं से कोई एजेंडा नहीं दिखा। तो एक क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हो गए। क्रिश्चियनिटी को आप इस मायने में लें कि क्रिश्चियनिटी की फैलावट दुनिया में धूर्तता के आधार पर होती है, धूर्तता के आधार पर होती है। जैसे इस्लाम की फैलावट क्रूरता के आधार पर होती है, क्रूरता का आधार। एक क्रूरता का कारण नहीं पुलवामा हमला हुआ साहब, क्रूरता है नहीं तो और क्या है। तो धूर्तता के चक्कर में वहाँ के लाल आतंकवादियों को कन्विंस करके, मैं सीधा कहता हूँ कम्युनिस्ट मतलब लाल आतंकवादी और कुछ नहीं है, कोई थ्योरी उनकी नहीं है, दुनिया से वो फेल हो चुके हैं। तो लाल आतंकवादियों को प्रभावित करके और जबरदस्ती वहाँ होली वाइन पी के, होली वाइन शब्द वहाँ बड़ा पॉपुलर है, तो वो उन लोगों का क्रिश्चियनिटी का होली वाइन से प्रभावित होकर वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता ला दिया। तो फिर से मैं कहूँ कि आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के विरुद्ध, पूर्वीय दर्शन पर आधारित होली वाइन के विरुद्ध, स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रीय राज्य और सामुदायिक समाजवाद को स्थापना करने के लिए हम निकल पड़े हैं। और हमारी योजना है कि हम अभी संघर्ष कर रहे हैं, अभियान में हैं। तो अभियान के बाद हम संघर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो 3 स्टेज में हम इसको संपन्न करेंगे: अभियान, संघर्ष, विद्रोह। और इसको हम 3 से 4 साल में अंजाम दे देंगे। 3 से 4 साल में अभी हम अभियान से संघर्ष में गए हैं। हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल अभियान से संघर्ष में गई है। वो इसके बाद हम विद्रोह में प्रवेश करेंगे। वह विद्रोह एक ऐसी विद्रोह होगी जो नेपाल के परिप्रेक्ष्य में वो अंतिम राष्ट्रीय एकीकृत राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति होगी, जिसके बाद होगा क्या कि हमारा एकल से बहुल राष्ट्रीय राज्य बनेगा। वहाँ 140-45 राष्ट्रीयता का देश है साहब। तो सभी को लगेगा कि इस सभी राष्ट्रीयता में हमारी अपनी राजत्व है, राजत्व महसूस होगा। अभी हम लोगों को अपना राजत्व महसूस नहीं होता है, अपनापन महसूस नहीं होता है। तो इस तरह के मुहिम पर हम लोग निकल चुके हैं और वहाँ के शीर्ष शासन सत्ता में बैठे शीर्ष लोग हमारी आंदोलन से घबरा चुके हैं कि हम लोग एक नेपाल की वैकल्पिक शक्ति बनने जा रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी। तो इस तरह से एक अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति किया जाए और समानुपातिक आधार पर हमारी अभी उपस्थिति वहाँ की नौकरी में, वहाँ की प्रशासन में, वहाँ के सेना में, प्रहरी में समावेशी उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति होती है कि 100 का 1000 का कोई समूह है तो 2 मधेसी हो गए, 2 पहाड़ के आदिवासी जनजाति हो गए, तो कह दिया आप भी तो हो भाई, हम तो 1000 में 2 है, तो उसको समावेशी कहते हैं। हमें अपनी अधिकार समानुपातिक आधार पर चाहिए। हमें प्रोपोर्शनल, हम जितनी हमारी आबादी है उतनी हमारी सहभागिता चाहिए। जितना हम तुमको बजट देते हैं उतना हमको आपसे रिटर्न चाहिए, ये हमारी अधिकार है। तो 275 वर्षों से आपने शोषण और शासन कर दिया, हमारे समाज को डिवाइड कर दिया, हमारे समाज में जयचंद्र और मीर जाफर आपने पैदा कर दिया। इसके प्रति हम सजग हैं, सतर्क हैं। विगत 34 वर्षों का अनुभव हमारे पास है। हम लगातार लड़ रहे हैं। हम अपने समाज को स्थापित करेंगे, हम अपनी भाषा हिंदी को स्थापित करेंगे। हिंदी के विषय में बार बार इसलिए लाता हूँ साहब कि एकल भाषा का देश तो बना दिया उसने, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारी मधेश जो है ना, 1850 किलोमीटर की जो सीमा है, इसमें पूरब से पश्चिम तक देखिए बहुत सारी भाषा बोली जाती है जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें बजिका, मैथिली, अवधी, हिंदी, थारू, सतार, राजवंशी, मारवाड़ी, बहुत सारी भाषा भाषी वहाँ पे रहते हैं। पहाड़ में राय, लिंबू, गुरुंग, मगर, शेरपा, तमांग, नेवाड़ी, बहुत सारा भाषा देश में है। लेकिन इन तमाम भाषाओं का कनेक्टिंग लैंग्वेज और इन तमाम भाषा भाषियों के बीच का सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज यदि कोई है तो हिंदी भाषा है। तो सिर्फ इसके लिए विरोध कि हिंदी भारत की भाषा, भाषा की कोई सीमा नहीं होती साहब। तो फिर तो नेपाली भी, गोरखाली भाषा भी तो भारत की भाषा जो 8वीं अनुसूची में दर्ज है भाषा के लिस्ट में। तो हिंदी को वहाँ अपमानित करके सिर्फ इसलिए ये मधेसी से प्रेम करता है। बेसिकली अगर हम उसको कहें कि अगर चीन की पॉलिटिक्स में नेपाल घिरा हुआ है और हिंदी और हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान, ये तीनों का विरोध किया जा रहा है,
तो क्या ये सही है? बेशक 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 चीन की जो इंटरवेंशन है वहाँ पे नेपाल में, तो ये अनावश्यक ही देखिए, उतना ही नहीं है साहब। भारत विरोध की जो वहाँ पे राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में जो स्थापित हो चुका है गैर मधेसी समुदाय के बीच में, तो मैं आदिवासी जनजाति का नहीं कहता हूँ, पहाड़ के वो लोग पीड़ित हैं, तो इसमें विषय कहाँ है कि चीन के विरोध में वो लोग नहीं बोलते हैं शासन सत्ता वाले। अवस्था तो यहाँ तक आन पड़ी, जो हमारी सीमा तिब्बत के तरफ से टिंगरा नदी एक है बहुत भीतर, वहाँ तक हमारी सीमा हुआ करता था, कोई बोलने वाला नहीं, वो सब चाइना ने कब्जा कर चुका, वो सब चाइना का। अवस्था तो यह है कि दुनिया जानती है कि नेपाली नाम सागरमाथा दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची शिखर 29,028 फीट पर अवस्थित, जिसको माउंट एवरेस्ट के रूप में दुनिया जानती है, हम सागरमाथा के रूप में जानते हैं। अभी अभी हमारे काठमांडू में एक सागरमाथा मीट करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उद्देश्य जिसकी यह थी जो दुनिया हमारी इस चोटी को सागरमाथा के रूप में जाने, जो नेपाल की अपनी एक मौलिक नाम है। माउंट एवरेस्ट वाले दुनिया के लोग सागरमाथा के नाम से जाने। उस कार्यक्रम में चाइना के एम्बेसडर आते हैं। दुनिया के लोगों ने या तो माउंट एवरेस्ट बोला और माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के रूप में उन लोगों ने परिभाषित किया, जो उद्देश्य थी उस कार्यक्रम की। चाइना के एम्बेसडर आते हैं और उनको पता था, और वो लगातार चोमलुंगबा बोलते रहे। सागरमाथा की चाइनीज नाम चोमलुंगबा है। नियत स्पष्ट होती है, नियत स्पष्ट होती है कि जिसके लिए हमने वो मीट का आयोजन किया है, दुनिया जिसमें सहभागी हुई है, उस मीट में आप देखिए भारत की कितनी बड़ी, फिर भारत की चर्चा आ जाएगी ना। 20-30 गाड़ियाँ उस कार्यक्रम के लिए भारत ने शुल्क भेजी थी, भेजती ही रहती है। कितना एम्बुलेंस, कितना स्कूल बस, लगातार कितना बिल्डिंग, ये सब चलता रहता है, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ये सब। तो उसमें चोमलुंगवा लगातार बोले चाइनीज एम्बेसडर। इसका क्या अर्थ है साहब? कि मैं आपके सागरमाथा नाम को स्वीकार नहीं स्वीकारता, मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के माउंट एवरेस्ट को नहीं स्वीकारता, मेरे लिए आपका सागरमाथा चोमलुंगबा है। क्या अर्थ जानते हैं? मैं लेट मी कंप्लीट सर। और अवस्था तो यहाँ तक आन पड़ी है, जो समूची सागरमाथा हमारी है। मैंने कहा ना कि आपको टिंगरा नदी तक नेपाल का हुआ करता था। वहाँ के शासक चाइना से दोस्ती करने के क्रम में, लाल आतंकवाद से रिश्ता जोड़ने के क्रम में हमारी सीमा को बर्बाद करवा गए। और उत्तर के तरफ से चाइना, जिसने जो सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को उत्तर के तरफ से कब्जा कर चुका है। साहब मैं आपको जानकारी देता हूं आपके लोकप्रिय भारतीय चैनल पर कि उत्तर के तरफ से चाइना ने हमारे माउंट एवरेस्ट को कब्जा कर चुका है और बिना हमारी इजाज़त उधर से अपने लोगों का चढ़ाई करवा चुका है, जबकि चोटी हमारी है, उस पर अधिकार हमारा है। और उत्तर की तरफ से वो अपने लोगों को और चोमलुंगबा बोलता है। चोमलुंगबा का कि भविष्य में उसकी नज़र है, जो सागरमाथा को हम हड़प लें, उस तरह हड़प लें जैसे तिब्बत को हड़प लिया। नेपाल का पड़ोसी तिब्बत हुआ करता था साहब। नेपाल का पड़ोसी, उत्तर का पड़ोसी हमारा चाइना नहीं था, लेकिन आज हम स्वीकारते हैं कि चाइना हो गया। अब कैसे हो गया, क्या हो गया, है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो हमारा पड़ोसी तो तिब्बत था। तिब्बत में एक तरफ से सागरमाथा के उस तरफ तिब्बत था, आज चाइना है। और जब से तिब्बत के स्थान पर चाइना की उपस्थिति हुई हमारे उत्तर के पड़ोसी के रूप में साहब, उस वक्त से हमारा सागरमाथा, आपकी माउंट एवरेस्ट चोमलुंगबा बनते जा रहा है, उत्तर की तरफ से कब्जा होते जा रहा है। तो इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का केंद्र बिंदु नेपाल को बनाया जा रहा है, जहां पर कई तरह का आतंकवाद है। न सिर्फ लाल आतंकवाद है, न सिर्फ नस्ली आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किस तरह से उस छोटी सी कंट्री जो हमारी एक सोने की चिड़िया की जैसी है, दुनिया का एक हाइड्रो आप देखेंगे तो पानी की बिजली बनाने की 70-80 हज़ार मेगावाट का क्षमता हमारे पास है। हम हाफ वर्ल्ड को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसी चक्कर में जो कि लोग चाहते हैं कि अब चूँकि हमारा मार्केट तो भारत है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश है, वो भी भारत की कृपा से हुई है कि आपने हमको वो हाईवे दिया है बिजली ले जाने का, जो तार का जो हाईवे है वो तो भारत ने दिया है अभी। तो हम बेचेंगे कहाँ, हमारा मार्केट कहाँ है, खरीद कौन देगा, हम लाख उत्पादन कर तो भारत। तो भारत के कंपनियों को वहाँ अपना बनाने का भी तो अवसर देना पड़ेगा। तो कमीशन के चक्कर में
चंद नेता अपनी जीवन को लूटने के क्रम में, बजट लूटने के क्रम में और कमीशन के क्रम में हजारों करोड़ की घोटाला होती है एक एक पानी बिजली की योजना में। तो जबरदस्ती कहते हैं खरीदेगा भारत, टेंडर दे दो चाइना को। इसी ठीक है, एक दो दीजिए, वो भी पड़ोसी है, ऐसा नहीं है कि उनको भी अधिकार है हमारे यहाँ विकास करने का। तो अब खरीदेगा भारत, तो उस चक्कर में वो 80,000 मेगावाट तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम 1800-2000 मेगावाट में लटके हुए हैं, जो हमारी अपनी ही पर हम लोग बहुत टेक्निकल हो रहे हैं। एक मेरा ये कहने का परिप्रेक्ष्य था, चीन का जो जिक्र हमने किया, तो चीन अपनी कुटिल नीतियों से पूरी दुनिया में जानी जाती है। चीन का क्या इरादा है सबको पता है। जो आपने तिब्बत का जिक्र किया, हमने भारत में अरुणाचल के हिस्से में हम देखते हैं कि चीन जो करता आ रहा है। अब आप नेपाल का भी जिक्र कर रहे हैं। तो चीन को लेकर के जो कुटिल नीतियाँ, तो उसका आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और उसके लिए कुछ प्लान आपने बनाया है? चीन के ही नेता के शब्द में उसको कहा जाए यदि, तो मैं मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि माओ कहते थे ना कि तिब्बत हमारी हथेली है और इसके 5 उंगली है। एक लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा सिक्किम, इस तरह से था ना, 5 का व्याख्या उनका। और तिब्बत हथेली भी कब्जा कर लिया, हथेली तो कब्जा कर लिया, लद्दाख कब्जा कर लिया, तिब्बत कब्जा कर लिया, नेपाल कब्जा नहीं हो पाई, लेकिन हमारा कुछ भूभाग ले लिया। साहब दुख की बात है, खोजेंगे हम, समय आ रहा है, खोजेंगे। अपने वहाँ नारा लगा दिया जाता है जो कि भारत फलाने जगह हड़प लिया। हम कहते हैं कि भारत की नीति नियत सिद्धांत नहीं रही कि किसी पर हमला करे, किसी का 1 इंच ले, शांति प्रिय देश। तो गलत फहमी वहाँ पे प्रचारित कर दिया गया है, जबकि हमारी भूमि का कुछ हिस्सा चाइना के पास। तो इस तरह से नेपाल को डिस्टर्ब करने का प्रयास तो किया जाता है, उसके अपने लोग सत्ता में होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम्युनिस्ट जो दुनिया से मिट गई, हमारे यहाँ किस तरह से उसको एक कर दिया जाता है, किस तरह से उसको एक जगह करके, एक कहावत है ना, 4 अपने होते हैं, चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा। ये सब शासक अपने में चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा है। न सिर्फ कम्युनिस्ट साहब, हमारे यहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टी जो है, सत्ता के मामला में ये सब एक ही है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें मधेसियों को दबाना है, हमारे पहाड़ के जनजाति, आदिवासी जनजाति मूलवासियों को दबाना है। ये सभी एक है और सभी एक हैं। तो सत्ता के संचालन के लिए इनको जहाँ से जो फायदा होता है, ये देश को गिरवी रखने में भी नहीं सकते। तो हम पहले निवेदन किए कि हम अपनी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के नाम से राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में हम देश को बनाने अब निकल चुके हैं। बहुत बिखरा हो गया, बहुत बर्बाद हो गया, हमारे संसाधनों का बहुत अधिक क्षति हो गया। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ने के क्रम में हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, नई बात मैं बताऊं कि पहले निवेदन किया भारत के साथ एक लाइन में कहे तो जो प्राकृतिक रिश्ता है, तो यह मानना पड़ेगा। नेपाल की एक नीति है, बहुत पुराना नीति है, वो क्या है, तो उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में असंलग्न परराष्ट्र नीति। हम दुनिया में किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, असंलग्न परराष्ट्र नीति उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोगों का अब दूसरा तर्क है, उससे काम अब नहीं चलेगा। अब देश को संलग्न परराष्ट्र नीति में प्रवेश करना पड़ेगा। और वो संलग्न परराष्ट्र नीति क्या होता है कि जैसे पुलवामा में हमला हुआ, जैसे भारत पर कुछ चोट आई, तो हमें भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो यह इसके पीछे हमारा तर्क है कि हम पहले ही कहे ना, निवेदन किए ना कि 70% अकेला का योगदान भारत का हमारे यहाँ विकास में है, वो भी फ्री का, कोई ऋण सहयोग नहीं। चाइना के जैसे पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह करता है और बाद में कहता है कि ये तो मेरा ऋण सहयोग है, ऋण है। पहले ठग के कहता है कि नहीं ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, अभी कह रहा है कि ऋण है जो 100 वर्षों में कर्ज करने वाला नहीं है। और उन लालात्मक आतंकवादी नेताओं को व्यक्तिगत शुभ लाभ हो गया। भारत तो आज तक कोई ऋण सहयोग नहीं दिया, उसने तो सिर्फ अनुदान दिया है। तो हमारे नेपाल के विकास का गेटवे ही भारत है। गेटवे, जो विकास की जो गेटवे है, वह भारत से ही प्रवेश करती है। इसीलिए संलग्न परराष्ट्र नीति भारत के साथ होना था। तो आपको लगता है कि भारत को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है? खास तौर से चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियों को लेकर के एग्रेशन मोड में हमेशा से रहा है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप तो चालबाज कह गए। मैं तो वहाँ जो शासन सत्ता संचालित है चीन में, वो कम्युनिज्म एकल पार्टी सिस्टम ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है। ठीक है, उसको जो कह लें,
परंतु आपने बिल्कुल ही सही कहा मान्यवर, जो नीति के संबंध में आपने कहा दिल्ली का जो नीति, तो बिल्कुल मैं इस पर स्पष्ट हूँ कि जो संबंध हमारे नेपाल भारत के बीच में जो जनस्तर की संबंध है, लोकल संबंध है, तो उस संबंध में एक स्वजनी भोज होता है हमारे यहाँ सभा की। 10-15 गांव के लोग आपस में जुड़े होते हैं, जगह जगह के लोग। तो नेपाल के लोग भारत में आते हैं दुख सुख में भोज खाने, भारत के लोग नेपाल में जाते हैं। मामा नेपाल में है तो भांजा भारत में है, मामा भारत में है तो भांजा नेपाल में है। तो इस तरह का एक जनस्तर का संबंध है। यह जनस्तर के इस तरह के संबंध को शायद दिल्ली और काठमांडू कहीं महसूस नहीं कर रही है। ये अपने आप में वहाँ से नीति बन रही है, जो हम लोगों को एक विचित्र सा माहौल लगता है। भाई हम आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हैं, आपको हम अपना पूर्वज राष्ट्र मानते हैं, हम भारत के वंशज हैं। ये अलग बात है कि हम भी अपने स्वाभिमान से जीते हैं। नेपाल हमारी अपनी राष्ट्र है, नेपाल हमारी अपनी राष्ट्र है, नेपाल हमारी कर्म क्षेत्र है। नेपाल से हम स्नेह करते हैं, मधेश से हम स्नेह करते हैं, पहाड़ के जनजाति अपने लिम्बुआन से स्नेह करते हैं, तमांग क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र अपनी राष्ट्रीयता से स्नेह करते हैं। लेकिन इतिहास है कि हम भारत से गए हैं, तो भारत से गए हैं तो आप हमारे स्तर पर आके सोच दीजिए ना भाई। आप काठमांडू और दिल्ली के यहाँ पे दूरबीन लगा के मत सोच दीजिए। दूरबीन लगा के जो सोचने की नई अभी जो प्रवृत्ति हावी हो गई, जो बैनाकुलर लगा के आप दिल्ली से काठमांडू देख लेते हैं, काठमांडू से दिल्ली देख लेते हैं, बीच में हम लोग छूट जाते हैं। तो जो अपने हैं वो आपके छूट जाते हैं और उनसे आप उम्मीद रखते हैं जो लाल आतंकवाद से प्रभावित हैं साहब। तो यहाँ तो लैक होगी, वहाँ तो कमी होगी। तो इस तरह से इन विषयों में सुधार की आवश्यकता है। जो जनस्तर पर हम पहले निवेदन किए कि नेपाल का विकास का गेटवे ही भारत से होकर गुजरता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है साहब। 3 तरफ से भारत हमारे साथ जुड़ी हुई है, हर दुख सुख में खड़ी है। एक तरफ से तिब्बत खड़ी है, या अभी के परिभाषा में चाइना कह लेंगे, हम तो तिब्बत कहते हैं। तो एक तरफ से तिब्बत खड़ी है, तो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, और एक थोड़ा सा पैसेज 1-2 जगह है जहाँ से बॉर्डर लगती है, बाकी तो सब ऊपर हिमालय है, पहाड़ है। इस तरह से खुला सीमा तो है नहीं। तो और वही 2-4 तरह से जो कॉरिडोर जो पैसेज है उससे प्रभावित लोग वहाँ के राजनीति के शीर्ष पर हैं, जो समय समय से कभी नेपाली कांग्रेस के रूप में, कभी कम्युनिस्ट के जो 3-4 हैं, एकीकृत माओवादी, लेनिनवादी हों या माओवादी हों, इन सब के रूप प्रारूप में बारी बारी ठगती है भारत को। दुख हम लोगों को वहाँ है, सब ठगता है, परंतु यहाँ सूझबूझ से काम नहीं लिया जा रहा है। क्यों काम नहीं लिया जा रहा? कौन दोस्त और कौन दुश्मन, उसकी क्लियर कट पहचान होना पड़ेगा आज के युग में। मोदी जी के नेतृत्व में तो और अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये विरोधाभास जीवन जीते नहीं हैं। यहाँ की जो नेतृत्व है अभी टीम मोदी, वो विरोधाभास के जीवन नहीं जीती है। वो एस तो एस, नो तो नो। तुम मित्र हो कि तुम शत्रु हो, उसमें डायरेक्ट जीवन जीना जानते हैं। इसका परिणाम है कि आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है साहब। आज यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है। हमको उतना अंतर्राष्ट्रीय विषय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मैं दूसरे देश का आदमी हूँ, परंतु हम देखते हैं, हमारे लिए खुशी की विषय है। हमारा जो पड़ोसी पूर्वज राष्ट्र है, इसके नेता इतने सक्षम है कि आज अमेरिका जैसा संपन्न कंट्री दुनिया में, वह भी आज भारत से भय महसूस कर रहा है। भय महसूस कर रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो वह भी जगह जगह डिस्टर्ब कर रहा है। और हम तो उस देश से आते हैं साहब, जो जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, KP ओली। उनका 2 स्टेटमेंट मैं यहाँ सुना दूँ, 2 स्टेटमेंट मैं वहाँ यहाँ सुना दूँ कि एक बार उन्होंने कह दिया कि श्री रामचंद्र जी का जन्म नेपाल में हुआ है। अब लीजिए भाई साहब, ये मुहावरे से देश चलते हैं क्या हमारे? तो हमारे प्रधानमंत्री अभी जो आपके यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जैसे जल्दीबाजी में वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति कह गए कि हमने 4 ही बजे ट्वीट कर दिया कि हमने सहमति करवाई, जो कि दूर दूर को विषय नहीं था, वो अग्रेसिव होकर कह गए। तो उसके कल होके कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी कह गए, बहरावा लुम्बिनी में कार्यक्रम थी, जो नेपाल भारत के बीच में सहमति हमने करवाई है। अब वहाँ के लोग आश्चर्य में पड़े, भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कभी राम का जन्म हमारे यहाँ हो जाता है, श्री राम जी का जन्म,
कभी भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न दो देश के बीच में सहमति हमारे प्रधानमंत्री करवा देते हैं। तो हम तो उस एक विशिष्ट देश के वासी हैं। संयोगवश वैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, KP ओली जी, तो उस देश से हैं। लेकिन नेपाल की 2-3 अपनी विशिष्ट पहचान है। एक हमारी प्रमुख पहचान हमारी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा है, जिसको चाइना चोमोलुंगवा बनाने पर तुल गया है। दूसरी हमारी पहचान, हम जिस भूमि से आते हैं, जो अभी मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिस संहिता के लिए हम लोग लड़ रहे थे 34 वर्ष पहले, हिंदी भाषा के लिए, नेपाली सेना में मधेसियों के समूहगत प्रवेश के लिए, आरक्षण के लिए, समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, जो अभी भी पूरा नहीं हुई है। संयोग से आके आज 8 जिले की हमारी मध्य प्रदेश बनी है, जो 22 जिले का मध्य प्रदेश होना था। तो उस मध्य प्रदेश की राजधानी अभी हमारी जनकपुर धाम बनाई गई है, जो विकृत मध्य बना दिया गया। हम 22 जिला लेके रहेंगे। तो खैर आने वाले समय में अभी हमारी शुरुआत है। तो मैं पहचान पर था साहब, मैं वहाँ लौटूँ तो हमारी पहचान सागरमाथा माउंट एवरेस्ट है, जो चोमोलुंगवा बनाने पर चाइना तुली है। वो तो करता ही है, नाटक है ये सब। दूसरी पहचान हमारी है कि हमारी जनकपुर धाम, मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर धाम, सीता माता जी का पालन भूमि और विवाह स्थली है। सीता माता तो दूसरी पहचान है नेपाल का। पहचान तो कई है, प्रमुख पहचान की बात मैं करूं तो जनकपुर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी सीता मैया की पालन भूमि और विवाह स्थली है। फिर मैं नई बात कहता हूँ, उनकी प्राकट्य स्थली तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम है, लेकिन हमारा जनकपुर धाम जो मिथिला का राजधानी उस समय का, अभी तो 2 देश में मिथिला बट गया, वो माता की, और अभी तो विवाह के हब के रूप में जनकपुर विकसित हो रहा है कि भगवान का जहाँ शादी हुआ। तीसरा पहचान हमारा है कि इस दुनिया को शांति का संदेश देने वाले बुद्ध तो भारत में बने, फिर वहाँ गलत कहा जा रहा है। मेरी वहाँ विमति है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल में हुआ, जन्म तो हुआ ना, वो हमारी पहचान है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं भारत में, बोध गया में। ये तो सत्य है। तो मैं सत्य कहता हूँ, लोगों को बड़ा बुरा लगता रहता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो 3 पहचान, सागरमाथा, जगत जननी माँ जानकी की पालन भूमि, श्री रामचंद्र जी का जो ससुराल है, हम उनके ससुराल से हैं, माता के पालन भूमि से, और सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली लुम्बिनी है। तो जन्मस्थली तो विशिष्ट होता ही, उस धरा में वह शक्ति हुई, उस धरा में वह शक्ति हुई कि उसने सिद्धार्थ गौतम को जना, और वह विशिष्ट पुरुष भारत में आके बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो इन विषयों के साथ खिलवाड़ न हो। हमारे नेता और नेतृत्व यह न कह दें कि रामचंद्र जी का जन्म नेपाल में हुआ तो दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, स्ट्राइक हुआ, तो उसकी सहमति हमने करवाई है। तो ये सब हल्की फुल्की बातें नहीं आनी चाहिए। इससे 2 देश के विद्वत वर्ग के बीच में एक तरह से ये हास्य का विषय बनता है। तो इस पर भी हमारे नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली और काठमांडू में बैठे शीर्ष नेतृत्व में बैठे, शीर्ष ब्यूरोक्रेट में बैठे लोगों को सिर्फ काठमांडू और दिल्ली के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। जन स्तर की जो संबंध है, वहाँ पर जाके भी थोड़ी बहुत चश्मा लगानी चाहिए, वहाँ सर्वे करना चाहिए, वहाँ के लोग आपस में क्या चाहते हैं। बॉर्डर के इधर के लोग, बॉर्डर के उधर के लोग, एक खेत है, इधर की मवेशी इधर आती है, इधर के मवेशी उधर जाते हैं, इधर के लोग इधर आते हैं। कहीं कोई बाउंड्री नहीं है साहब, दुनिया में ऐसा कोई सीमा बॉर्डर ही नहीं है। वो रक्षा तो हम मधेसी ही लोग करते हैं, और इधर के बिहार यूपी के लोग ही करते हैं। तो उनकी विषय को जब तक नहीं समझी जाएगी, उनकी तकलीफ को जब तक नहीं समझी जाएगी, उनकी डिस्क्रिमिनेशन को जब तक नहीं समझी जाएगी, और आप दिल्ली और काठमांडू में बैठ के चाहेंगे कि एक रिश्ता ऐसा हो गया, तो उसका परिणाम वही निकलेगा कि कभी लाल आतंकवाद हावी होगा, कभी वहाँ पे आपको सागरमाथा की वहाँ पे उधर से कब्जा होगी, आप ठगे जाएंगे, कभी नेपाली कांग्रेस के रूप में, कभी कम्युनिस्ट के रूप में, और इस तरह से विषय चलती रहेगी और आपके अपने कोई नहीं बन पाएंगे। अपने भी बिछड़ जाएंगे और वो तो आपके अपने हैं ही नहीं। तो अपना भी न बिछड़े और वे भी आपके अपने हों, आप भी उनके अपने हों, हम मधेसियों को भी आप अपना महसूस हों, इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए, एक पवित्र माहौल बनना चाहिए, एक अपनत्व का माहौल बनना चाहिए, और इसको आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि नेपाल बदल रहा है समय के साथ, वहाँ जो मधेशी की एक बड़ी समस्या है, जिनको वो पहचान नहीं मिल रही है जो पहचान के वो हकदार हैं। भारत के साथ नेपाल के रिश्ते लगातार ख़राब हो रहे हैं क्योंकि चालबाज चीन बीच में है। तो ज़रूरत इस बात का है कि समय के मुताबिक नीति में भी परिवर्तन किया जाए, नेपाल के नेता में भी परिवर्तन लाया जाए, नेपाल की राजसत्ता में भी परिवर्तन लाया जाए, तभी नेपाल को फिर से वो नेपाल की पहचान दोबारा वापस मिल पाएगी। भारत के सोच में भी परिवर्तन। जी हाँ, भारत के सोच में भी परिवर्तन लाया जाए, खासतौर से नेपाल के प्रति। दिल्ली की सोच। जी, ताकि नेपाल को वो पुराना नेपाल का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो उसको मिल सके, वो ऐतिहासिक पहचान जिसकी सागरमाथा की लड़ाई ये लड़ रहे हैं वह पहचान उसको मिल सके, और फिर से नेपाल भारत का अभिन्न जिगरी और अभिन्न दोस्त बन कर के रह सके, परिवार का हिस्सा बन कर के रह सके। ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि मधेशी आंदोलनों को कुचलने की जगह उसको ताकत दी जाए, ताकि वो वहाँ की सत्ता पर काबिज हो सके, ताकि वहाँ की जो भारत की विरोधी नीतियाँ हैं उसको वो कुचल सके। ज़रूरत इस बात की है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो हमको आप कमेंट सेक्शंस में जा कर के आप लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।